हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर और ये कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एंडोमेट्रियोसिस जो होती है ये फीमेल में एक तरह की प्रॉब्लम होती है जहाँ पे बैकफ्लो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का। ये कुछ हद तक हर किसी में होता है बट किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो जब बैकफ्लो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड वाले जो सेल्स होते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियल सेल्स भी बोलते हैं, जिनकी शेडिंग होती है ड्यूरिंग द साइकिल, तो यूट्रस के जो ओपनिंग होती है ट्यूब्स की, तो वो ओपनिंग के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू और एब्डोमेन में जाके डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं सेल्स। और जो एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं जब वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे भी वो एवरी साइकिल ब्लीड करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर क्लोज टू द यूट्रस, तो वहाँ पे जाके ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं, जैसे कुछ बाउल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती हैं। तो यहाँ पे जाके जब डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं तो वो एक तरह की सिस्ट बना लेते हैं और इस तरह की सिस्ट को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट। क्योंकि चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ब्राउन ओल्ड जो होता है ब्लड कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है। और जब ये कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है तो ट्यूब्स और ओवरीज जो होती हैं वो आपस में चिपकनी शुरू हो जाती हैं। तो ट्यूब्स की जो पेटेंसी होती है, जो ओपनिंग होती है ट्यूब्स की, वो भी कई बारी ब्लॉक हो जाती है, ट्यूब्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो इनका जो सबसे ज़्यादा जो असर देखा जाता है एंडोमेट्रियोसिस का, वो ट्यूब्स के ऊपर और ओवरीज के ऊपर होता है। कई बारी जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, वो विद इन द मसल्स ऑफ द यूट्रस में भी देखे जाते हैं, जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, बट सेम कंडीशन होती है एज द एंडोमेट्रियोसिस। अब ये क्यों होता है, इसका जो कारण है, जो इटियोलॉजी है, वो अभी तक अननोन है। कुछ केसेस में इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, कुछ केसेस में ये ऑटो इम्यून की तरह भी देखा गया है। तो इट इज बेसिकली अ बैकफ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि या तो हम पीरियड्स को बंद कर दें, तो जब पीरियड ही बंद हो जाएगा तो देयर विल नॉट बी एनी बैकफ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो एंडोमेट्रियोसिस जो होगी वो बढ़ेगी नहीं और होगी नहीं। जब पेशेंट कोई भी फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहा है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो ऐसे केसेस में यदि हम कोई भी मेडिसिन देंगे पीरियड्स बंद करने के लिए, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज नॉट द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर दोज केसेस, दोज हु आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी। और एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करें। जब प्रेगनेंसी होती है तो साइकिल्स वैसे ही बंद हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलिटी है, पेन है, ये दो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण पेशेंट हमें अप्रोच करता है, तो ये कम हो जाता है। जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट होता है तो वो डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियोसिस कितनी सीवियरिटी का है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, या पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कितना है। क्योंकि जब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ओवरी के अंदर होती है तो वो धीरे धीरे ओवेरियन रिजर्व का मतलब है नंबर ऑफ एग्स को कम करना शुरू कर देते हैं, AMH लो होना शुरू हो जाता है। या जब ट्यूब्स में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो ट्यूब्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, डायमीटर होता है या डायलेटेड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिसको हम एडिशंस बोलते हैं विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसी ट्यूब्स जो होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं फिर, तो उसमें भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब माइल्ड टू मिनिमल टाइप है, तो उन केसेस में हम उनको IUI के लिए ट्राई करते हैं यदि ट्यूब्स खुली हुई हैं और एज जो है वो उनके फेवर में है, AMH ठीक है। उसके बावजूद भी यदि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में IUI ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दे शुड मूव ऑन फॉर IVF। यदि एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट बनी हुई है ओवरीज के अंदर, या एक्स्ट्रा ओवेरियन, या ट्यूब्स काफी डैमेज्ड है, ऑलरेडी लैप्रोस्कोपी हो चुकी है, एंडोमेट्रियोसिस का क्लियरेंस हो चुका है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इन सच केसेस दे शुड इमीडिएटली मूव ऑन फॉर IVF विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज उसमें AMH फिर काफी प्रोग्रेसिवली रैपिडली जो होता है फॉल होना शुरू हो जाता है एंड वी डोंट गेट दैट मेनी नंबर ऑफ एग्स। तो जो एंडोमेट्रियोसिस है उसमें कुछ ऑटो इम्यून फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब कुछ एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाते हैं अगेंस्ट द सेल्फ ऑर्गन्स, अगेंस्ट द ओवरीज एंड कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट्स द इम्प्लांटेशन ऑल्सो इनसाइड द यूट्रस। तो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस में जब कोई भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उनको हम वेट करने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं।
एज AMH फेवर में है, दे शुड ऑप्ट फॉर IUI एंड ट्यूब्स आर ओके. इफ द ट्यूब्स आर नॉट ओके और एज और AMH फेवर में नहीं है, या they have already tried the natural cycle and IUIs before, they have undergone the surgery, then best is to move on for IVF without delaying, without wasting time. Thank you so much.